गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी की हमने 1 या 2 महीने पहले 1 से 9 क्लास तक की जो क्लास थी उनका हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन किया था। और आज हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं और आज है हमारी 10वीं क्लास। अगर आपने वो ना देखी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ से इनको भी देख सकते हैं। और आज का टॉपिक होगा संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत मिला था। और इसमें कहा गया था कि जब तक भारत का संविधान नहीं बनेगा तो शासन 1935 के अधिनियम से ही चलेगा। तो यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले तक, यानी कि 25 जनवरी 1950 तक जो भारत का शासन चलाया गया था वो 1935 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम के तहत चलाया गया था। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सबसे पहले संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में उठाई थी और इसमें स्वराज्य विधेयक पेश किया था। और ये पहला अप्रत्यक्ष या अनौपचारिक मांग थी, लेकिन इसका उत्तर में कुछ नहीं आया। इसका रिस्पॉन्स रहा 0। अंग्रेजों ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया स्वराज्य विधेयक जो इन्होंने पेश किया था। और इस स्वराज्य विधेयक में क्या क्या था, तो इसमें कुछ मांगें थी, जैसे सभी नागरिक समान हों, किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, सभी लोगों को धर्म, भाषण, अभिव्यक्ति और विचार की आज़ादी हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सके, कोई भी भाषण दे सके, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सके, और विचार की आज़ादी, और भारत आत्मनिर्भर हो और लोकतांत्रिक हो। तो ऐसा कहा गया था स्वराज्य विधेयक में। और ये स्वराज्य 2 शब्दों के मेल से बना है। स्व का मतलब है स्वयं यानी कि सेल्फ, राज्य का मतलब होता है स्टेट, स्वयं का राज्य या स्वराज्य, और इसी को कहते हैं स्वराज, खुद का शासन, सेल्फ रूल। तो सेल्फ रूल की डिमांड कर रहे थे तिलक 1895 में पहली अनौपचारिक मांग। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले ये किया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने, और इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश जो 1875 में प्रकाशित हुई थी हिंदी भाषा में। और इन्होंने इसी पुस्तक में वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। और इसका दूसरा संस्करण 1883 में शुरू हुआ। गिरगांव मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वराज शब्द का सबसे पहले ऑफिशियल या आधिकारिक प्रयोग ये कांग्रेस के द्वारा 1906 के कोलकाता अधिवेशन में किया था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं 1886 में, 1893 और 1906 में। 1922 में गांधी जी ने यंग इंडिया मैगजीन में संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा ऐसा कहा। और कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, दिसंबर 1885। और इसके फाउंडर माने जाते हैं A.O. ह्यूम। और लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को सेफ्टी वॉल का सिद्धांत कहा। और इन्होंने सेफ्टी वॉल सिद्धांत को यंग इंडिया मैगजीन में प्रकाशित किया था। तो यंग इंडिया मैगजीन एक थी महात्मा गांधी की और एक यंग इंडिया मैगजीन ये थी लाला लाजपत राय की, दोनों अलग अलग हैं। पहली औपचारिक मांग। तो संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग 1934 में M.N. रॉय के द्वारा की गई थी। और फिर आया अगस्त प्रस्ताव 1940 जिसमें पाकिस्तान की मांग की गई। क्रिप्स मिशन 1942 भारतीयों को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए ये आया था 1942 में, लेकिन ये असफल रहा। फिर आया कैबिनेट मिशन भारतीयों का संविधान बनाने के लिए 1946 में आया, मार्च 1946 में। इसके द्वारा संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों को तय किया गया, जिसमें से 11 प्रांतों से 292 सदस्य और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से चुने गए। और टोटल थे निर्वाचित क्षेत्र 200, निर्वाचित सदस्य 296 और देशी रियासतों से 93 सदस्य मनोनीत करने की बात यहाँ पर कही गई थी। और जो भी चुनाव हुए थे वो अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा। टोटल 1585 सीटों का निर्धारण किया गया था, जिसमें से 707 सीट कांग्रेस ने जीती थी। 10% लोगों को वोट का अधिकार प्राप्त था, 90% लोगों को वोट का अधिकार प्राप्त नहीं था। और इसके लिए एकल संक्रमणीय मत या समानुपातिक प्रतिनिधित्व या अप्रत्यक्ष चुनाव का यूज किया गया था। एक होती है FPPS, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम।
यानी कि अगर टोटल 1000 व्यक्ति हैं, 1000 व्यक्ति में से जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, अगर 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं चुनाव में, अगर एक को 750 वोट मिल जाए और एक को 250, तो जिसको भी ज़्यादा मिलेंगे वही जीतेगा। लेकिन यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि कितने लोग इसके खिलाफ हैं। कई बार तो जैसे 501 सदस्य जीतने वाले के पास होते हैं और 499 सदस्य ये हारने वाले के पास, और लगभग 50% इसके खिलाफ होते हैं। तो ये व्यवस्था कई बार काम नहीं आती। हमारा जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति का यूज़ किया जाता है। जैसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति में अगर कोई 4 व्यक्ति खड़े हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को, चारों व्यक्तियों को प्रेफरेंस देना होगा, और जो सबसे लास्ट वाली प्रेफरेंस होगी उसको जो दूसरे शुरू वाले होंगे तो उनसे रिलेट कर देंगे। तो जब तक एक व्यक्ति का नाम अच्छे से नहीं आएगा तब तक वो प्रक्रिया चलती ही रहेगी। लेकिन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही उसमें जीत जाएगा। लेकिन एकल संक्रमणीय मत पद्धति में प्रेफरेंस के आधार पर वोटिंग होती है। संविधान सभा के चुनाव ये हुए थे 296 सीटों पर। कांग्रेस को इसमें 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट और अदर्स को 8 इसमें निर्दलीय थे और 7 छोटी पार्टियों से संबंधित थे। तो अन्य थे 15 सदस्य। और मुस्लिम लीग के लिए 79 सीटों को आरक्षित किया गया था, लेकिन उसको मिली 73 सीट, जो उसकी कुल सीटों का 87% रही। और मुस्लिम लीग ने चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि जो लोग अलग से पाकिस्तान चाहते हैं वो मुस्लिम लीग को सपोर्ट करें। तो 87% वोट मुस्लिम लीग को मिले। संविधान सभा की आरक्षित सीट कौन कौन सी थी? साधारण या जनरल के लिए 213 सीट थी, मुस्लिम लीग के लिए 79, जिसमें से 73 इन्होंने जीत ली 87% वोट के साथ। सिखों के लिए 4 सीटों को आरक्षित किया गया था। महिलाओं के लिए 15 सीटें आरक्षित की गई थी। शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति के लिए 26 सीट और शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति के लिए 33 सीटों को आरक्षित किया गया था। पहली मीटिंग में 10 महिलाओं ने भाग लिया था और लास्ट मीटिंग जो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, इसमें 8 महिलाओं के द्वारा भाग लिया गया था। यानी कि जो सिग्नेचर किए थे वो 8 महिलाओं के द्वारा ही किए गए थे। और एक बार यूपी आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया कि कितनी महिलाओं ने साइन किए थे, तो वहाँ पर आंसर माना है 8, लेकिन एसएससी ने एक बार आंसर माना था 11। तो अगर एसएससी पूछे तो 11 महिलाओं ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे, तो हम 11 ही मानेंगे। और संविधान पर लास्ट में टोटल 284 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। अंतरिम सरकार का भी गठन किया गया 2 सितंबर 1946 को। अध्यक्ष बने थे वेवेल और उपाध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। टोटल 14 सदस्य थे इसमें और 3 मुस्लिम लीग के व्यक्ति थे। संविधान सभा की पहली बैठक ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के असेंबली हॉल में सुबह 11 बजे शुरू हुई थी और इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था पहली बैठक में। अगर पूछा जाए बैठक में तो 207 सदस्य, अगर पूछा जाए पहले सत्र में तो 211 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। मुस्लिम लीग के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया था और 6 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश सरकार की ओर से आया दो देश अपना अपना संविधान बना सकते हैं। और मुस्लिम लीग को मनाने के लिए जिम्मेदारी BN राव बेनेगल नरसिंह राव को दी गई थी, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे। देशी रियासतों ने पहली जो बैठक थी उसमें भाग नहीं लिया। फ्रांस की परंपरा के आधार पर पहला अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और इनके नाम का सुझाव JB कृपलानी के द्वारा दिया गया था। 1787 में अमेरिका का संविधान बनाने के लिए फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था, लेकिन ये संविधान बनकर तैयार हुआ था 1789 में। मार्च 1789 में ये लागू हो गया था और विश्व का पहला लिखित संविधान जो लागू हुआ था तो ये ही बन गया था। चर्चिल ने संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में कहा था कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, यानी कि इसका अध्यक्ष नियुक्त नहीं था। तो उसने कहा यह एक ऐसा विवाह है जिसका दुल्हन ही गायब है। तो ऐसा संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में चर्चिल ने कहा था।
फिर हुई दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को। इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया सर्वसम्मति से, और एक उपाध्यक्ष को निर्वाचित किया गया एच.सी. मुखर्जी, और एक उपाध्यक्ष को मनोनीत किया गया फ्रैंक एंथनी, जो बंगाल से चुने गए थे। संवैधानिक सलाहकार ये बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव को चुना गया था। तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को, और ये पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और पहला समर्थन पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा दिया गया था। और ये वर्तमान में भारत की प्रस्तावना जैसी ही है, और इसकी स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा दी गई थी, और इसे संविधान सभा का दर्शन अनुप्रमाणित होता है, यानी कि जो भी हमारे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो प्रस्तावना में देखी जा सकती हैं। इसमें 8 अनुच्छेद थे, और यह प्रस्तावना का आधार बना। संविधान का दर्शन हमेशा प्रस्तावना में ही होता है। तो प्रस्तावना में क्या क्या बात कही गई है? तो प्रस्तावना में कहा गया लोक प्रभु सत्ता की बात, यानी कि सत्ता का अंतिम स्रोत जनता ही होगी। धर्मनिरपेक्षता, कोई भी धर्म राज्य के धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान आदर मिलेगा। सामाजिक न्याय, संघवाद, संघ और प्रांत में शक्तियों का विभाजन होगा। केंद्र अधिक शक्तिशाली नहीं होगा, और न ही राज्य अधिक शक्तिशाली, बल्कि दोनों के बीच शक्ति का विभाजन होगा। अगर देश में कोई आंतरिक अशांति जैसी घटनाएं या बाह्य आक्रमण जैसी घटनाएं घटती हैं, तो जो संघात्मक ढांचा है वो एकात्मक ढांचे में बदल जाएगा, जब 352 अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा होती है। अनुच्छेद 356, इसमें राष्ट्रपति शासन लागू होता है अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। और एक है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, जिसका प्रावधान हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अगर पूछा जाए आपातकाल में मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मौलिक अधिकारों पर जो विलंबन होगा, ये हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है, और वित्तीय आपातकाल ये अमेरिका के संविधान से लिया है। राजतंत्र होता है जिसमें राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि को अपने आप चुनाव में वोटिंग के माध्यम से चुनती है। और संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी 389। लेकिन जब विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए, तो 299 सदस्य ही रह गए थे भारतीय संविधान सभा में। और जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे उनमें से 3 रह गए थे। और ब्रिटिश प्रांतों की जो 292 सीट थी, तो 292 में से 226 भारत में रह गए थे। और देसी रियासत ये रह गई थी 70, तो टोटल रह गए थे 299 सदस्य। चीफ कमिश्नरी जो पाकिस्तान बलूचिस्तान में थी, तो वो भी पाकिस्तान में चली गई। संविधान सभा में कुल 3 वाचन हुए थे। वाचन का मतलब होता है रीडिंग्स। और पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक, जो सबसे छोटा वाचन कहलाता है। फिर वह दूसरा वाचन ये 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 को हुआ, और ये सबसे बड़ा वाचन था, यानी कि सबसे ज़्यादा समय तक इसमें ही संविधान को पढ़ा गया। फिर वह तीसरा और लास्ट वाचन 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था, इसलिए इस दिन कानून या विधि दिवस भी मनाते हैं। इस दिन संविधान को एडॉप्ट या अंगीकार कर लिया गया, और आंशिक रूप से संविधान लागू हो गया। लगभग 16 अनुच्छेद इसमें लागू हुए थे। और ये 16 अनुच्छेद कौन कौन से थे? तो अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 379, 80, 88, 91, 92, 93 और 394। 393 अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का संविधान, जो भारतीय संविधान होगा तो उसका टाइटल भारत का संविधान होगा। तो ये कहा गया था अनुच्छेद 393 में। संविधान सभा की अंतिम बैठक ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को, और टोटल संविधान सभा की 166 बैठकें हुई थी। राष्ट्रगान जन गण मन इसको स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को, और ये रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही अमार सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था, और 1905 में स्वदेशी आंदोलन के समय ये लिखा था।
शांति निकेतन का एक छात्र था आनंद समराकुल, इसने श्रीलंका का राष्ट्रगान लिखा था। और जन गण मन यह राष्ट्रगान पहली बार ये 27 दिसंबर 1911 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और राष्ट्रगान गाने की गायन अवधि ये है 52 सेकंड। अगर कोई विशेष अवसर हो या समय कम हो या कोई आपदा वगैरह आ जाए तो पहली और अंतिम पंक्ति भी विशेष अवसरों पर गाई जा सकती है, जिसमें 20 सेकंड का समय लगता है। तो ये भी हमको रखना है ध्यान। और विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद 1986 में कहा गया था कि अंतर आत्मा की स्वतंत्रता, यानी कि अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विजय इमैनुअल के पक्ष में फैसला सुनाया था, क्योंकि ये एक ईसाई होते थे और स्कूल में राष्ट्रगान को नहीं गाते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह इनकी अंतर आत्मा की स्वतंत्रता है कि ये गाना चाहें या नहीं, तो ये इनकी मर्जी है। तो विजय इमैनुअल के पक्ष में फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसमें सिनेमा घरों में जन गण मन को बजाना अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन कोई खड़ा न हुआ तो मारपीट वगैरह होने लग गई थी। तो घटनाएं काफ़ी दुखद थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अपने डिसीजन को वापस ले लिया। और उन्होंने कहा कि सिनेमा घरों में जन गण मन या राष्ट्रगान को प्ले करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, अगर चाहें तो कर सकते हैं, तो ये उनकी मर्जी पर डिपेंड करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन वापस ले लिया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और गायन की अवधि इसमें 65 सेकंड है। और ये बांग्ला और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखा गया है। जन गण मन में जो अधिनायक शब्द का यूज हुआ है वो जॉर्ज पंचम की तारीफ के लिए यूज हुआ है। 1911 में जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की थी, लेकिन बनी थी 1912 में। 1931 में नई दिल्ली राजधानी बनी थी, लेकिन 1927 में ये बसाई गई थी। तो नई दिल्ली कब बसाई गई थी? 1927 में, और ये राजधानी बनी थी 1931 में। अगर पूछा जाए दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 और ये 1912 में बनी थी। देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। 24 जनवरी 1950 को इनका चुनाव हुआ था और ये राष्ट्रपति बन गए थे 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे और तिरछे हस्ताक्षर। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष की जगह पर साइन कर दिए थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में आए तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की जगह ही तिरछे अक्षरों में हस्ताक्षर किए। तो तिरछे हस्ताक्षर ये किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। संविधान सभा या संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और कुल खर्च 63,96,729 रुपये का आया। मूल कृति हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखी गई है। कुल सत्र 11 हुए और कुल बैठकों की संख्या हुई 166। तो 166 बैठक हुई और 11 सत्र। संविधान को अपने हाथ से लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और प्रत्येक पेज पर अपना नाम प्रेम लिखा है और लास्ट पेज पर अपने गुरु का नाम लिखा है, जिनका गुरु था राम नारायण या राम प्रसाद सक्सेना। तो राम प्रसाद सक्सेना अपने गुरु का नाम लास्ट पेज पर लिखा है और उन्होंने लिखने के कोई भी पैसे नहीं लिए, बल्कि प्रत्येक पेज पर अपना नाम प्रेम लिखा है। हिंदी में लिखा है वसंत कृष्ण वैद्य ने, और इसका डिजाइन तैयार जो भी फूल पत्ती वगैरह बनाई गई हैं संविधान में, तो ये नंदलाल घोष और मनोहर सिन्हा और 22 सदस्यों की टीम के द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान में हमने देखा कि 15 सीट रिजर्व थी और 15 सीट रिजर्व थी महिलाओं के लिए और 15 सीट अन्य ने जीती थी। और 15 महिलाओं की रिजर्व सीट में कौन कौन सी महिलाएं थी? तो ये थी दक्षिणी वेलायुधन, हंसा जीवराज मेहता, अम्मू स्वामीनाथन, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृता कौर और विजयलक्ष्मी पंडित जो जवाहरलाल नेहरू की बड़ी बहन थी, दुर्गाबाई देशमुख जो आंध्र महिला सभा से संबंधित थी, लीला रॉय, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, बेगम एजाज रसूल, एक थी कमला चौधरी, रेणुका रे और एक थी एनी मस्करीनी। इनसे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे
भारत माता का चित्र ये बनाया था अवनींद्रनाथ ने, जो राम प्रसाद सक्सेना के शिष्य थे। बंगाल विभाजन 1905 के दौरान ये चित्र बनाया गया था। दक्षिणी वेलायुधन ये एकमात्र दलित महिला थी जो भारतीय संविधान सभा में शामिल हुई। बेगम एजाज रसूल ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी। विजय लक्ष्मी पंडित ये यूएन महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय स्थित है और इसके 6 अंग हैं। 6 में से 5 अंग का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में है, लेकिन एक 6वां अंग है इंटरनेशनल कोर्ट, जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। राजकुमारी अमृता कौर ये पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी और जो एम्स बने हुए हैं, एम्स का सूत्रधार इन्हीं के द्वारा किया गया था। दुर्गाबाई देशमुख ये आंध्र प्रदेश से संबंधित थी और महिलाओं की स्थिति सुधारने व भारतीय राजनीतिक संघर्ष में एक्टिवेट करने के लिए आंध्र महिला सभा की स्थापना इन्होंने 1937 में की थी। सुचेता कृपलानी किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री यही थी और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी 1963 से 67 तक। सरोजिनी नायडू ये पहली महिला राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश की, जो 1947 से 49 तक रही थी। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने संविधान सभा के बारे में देखा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।